Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is SK21. तो मेडिसन मॉर्निंग 5 अगस्त स्टार्ट करते हैं. तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एक्ट्स ऑन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. आंसर इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसमें के अंदर मैनिटोल, यूरिया, ग्लिसरॉल आ जाते हैं. नेक्स्ट इज एक पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है विद एस्पिरिन ओवरडोज. एस्पिरिन कॉजेज इनिशियली रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस. तो एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी के लिए क्या होता है? सोडा बाइकार्बोनेट. सोडा बाइकार्बोनेट एस्पिरिन के लिए, ट्राईसाइक्लिक एसिड डिप्रेसेंट के लिए और फिनोबार्बिटल के लिए, इनके लिए एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज़ एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया फॉर अ चेकअप. उसको फॉरगेटफुलनेस है, भूल रहा है, इचिंग है और मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, 3D आ रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड पिलेग्रा विच इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन. कुछ बंदे, कुछ फ्रेंड्स मेरे जैसे बंदे कुछ रोटी खाने के लिए गए थे और सारे सब ने चाइनीज़ फूड खाई है. ख़ास तौर पर रीहीटेड फ्राइड राइस खाने से बैसिलस सीरियस वाला डायरिया हो सकता है. ठीक हो गया, सबको डायरिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन हो गया. मतलब इन शॉर्ट सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है. दिस इज़ कॉज्ड बाय बैसिलस सीरियस. वाई? बिकॉज ऑफ रीहीटेड राइस खाने की वजह से. तो जो रीहीटेड फ्राइड राइस है उसको खाने की वजह से बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग हो जाती है. सही हो गया. एक पेशेंट है जो कि ATT ले रहा है. दोबारा बता दूं, TB वाली दवाइयाँ और HIV की दवाइयाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ना छोड़ के जाना. एक पेशेंट को बिग टो में पेन होना शुरू हो गया है, गाउट हो गया है, तो ओनली पिराजिनामाइड कॉजेज हाइपर यूरिसीमिया. इथेम्ब्यूटोल भी करवा सकती है. बेस्ट आंसर इज पिराजिनामाइड. इन पेशेंट ऑफ क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस. क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में क्रॉनिक पेनक्रियाटिक इंसफिशेंसी होती है. जब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं होगी तो फैट सॉल्युबल विटामिन मैल अब्जॉर्प्शन होगी. तो इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन D है. नेक्स्ट इज हैंडीकैप बॉय है प्रेजेंटेड इन द हॉस्पिटल विद द एब्डोमिनल पेन. एब्डोमिनल पेन है, स्टूल के अंदर फाइन थ्रेड लाइक वॉर्म्स है. फाइन थ्रेड लाइक वॉर्म्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट. एक बात याद रखना, जो नीमाटोड्स होती है, नीमाटोड्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज एल्बेंडाजोल या बेमेंडाजोल. अगर सिस्टोड हो या ट्रीमाटोड हो, सिस्टोड और ट्रीमाटोड, इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज प्राजिक्विंटल. अब पेशेंट को वाइट फाइन थ्रेड लाइक वॉर्म्स है. दिस माइट बी नीमाटोड इन्फेक्शन. और नीमाटोड्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज मैबेंडाजोल. ओके, क्लियर? ठीक हो गया. स्पेसिफिकली दिस इज पिन वॉर्म. पिन वॉर्म में आपको पेरीएनल इचिंग देखने को मिलती है. तो वाइट फाइन थ्रेड लाइक वॉर्म, दिस इज द पिन वॉर्म विच इज एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस. और सारे नीमाटोड्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज एल्बेंडाजोल, मैबेंडाजोल. जबकि प्रेजिक्विंटल होती है फॉर टेप वॉर्म विच आर कॉल्ड सेस्टोड्स और फ्लूक्स विच आर कॉल्ड ट्रीमाटोड्स. तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा. जो मैरोनीम होती है दिस इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. जबकि मेट्रोनिडाजोल दिस इज एंटी प्रोटोजोआ और एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है. एक लड़का आया फॉर द एक्सजन ऑफ स्वेलिंग ऑन द फोरहेड. ओके, और स्वेलिंग की बायोप्सी की गई तो पता लगा अनास्टोमोसिंग वास्कुलर चैनल विथ फ्लैटेंड एंडोथेलियम. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हीमेंजियोमा विच इज द ब्लड वेसल कैपिलरी ब्लड वेसल बिनाइन ट्यूमर. ओके, ठीक हो गया, जिसमें अनास्टोमोसिंग वास्कुलर चैनल्स है. तो अनास्टोमोसिंग वास्कुलर चैनल्स लाइन बाय फ्लैटेंड एंडोथेलियम, दिस इज द हीमेंजियोमा डिस्क्रिप्शन. ओके, लगता है चैट GPT से डिस्क्रिप्शन उठाई है. लियोमायोमा को फाइब्रॉइड कहते हैं. बिनाइन स्मूथ मसल का ट्यूमर होता है. लाइपोमा डिपोज टिश्यू का ट्यूमर होता है. जो सिबेशियस सिस्ट है ये स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, कैराटिन से फिल्ड होती है. यहाँ पर वो बाकी ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा है. बिनाइन ट्यूमर इज कॉल्ड हीमेंजियोमा एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एंडोथेलियल सेल इज कॉल्ड एंजियोसार्कोमा, जिसके अंदर इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलती है, इन्वेजन और मेटास्टेसिस देखने को मिलती है. अ फीमेल वेंट टू मीट हर पेरेंट्स को मिलने के बाद शी बिकेम अनवेल. व्हाट द हेल इज दिस. कुछ खा पी लिया उसने. हर इन्वेस्टिगेशन पे पता लगा कि उसको हेपेटाइटिस E का इन्फेक्शन है. हेपेटाइटिस A और E आर ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट. ओके, फीकल ओरल रूट. तो ये यूज़ ऑफ कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से हो सकता है, फीकल ओरल रूट से जाते होते हैं. इसके बाद एक क्लिनिशियन है जिसने एक रिपोर्ट को नोट किया विच शोज दैट विच शो द फॉलोइंग पिक्चर. तो उसमें देखो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, डैट मीन्स के वायरस उसकी बॉडी के अंदर है. E एंटीजन पॉजिटिव है, डैट मीन्स के वायरस की इन्फेक्टिविटी और एप्लीकेशन हाई है. सरफेस एंटीबॉडी नेगेटिव, कोई इम्यूनिटी नहीं है. सही हो गया. तो अब अच्छा 6 महीने पहले ऐसी थी, अब इसकी रिपोर्ट क्या है? सरफेस एंटीजन पॉजिटिव ही है, E एंटीजन भी पॉजिटिव है. और जो
HDA एंटीजन है वो पॉजिटिव आ गया हेपेटाइटिस डी का, सही हो गया। मतलब है कि उसको पहले सरफेस एंटीजन, मतलब पहले उसको हेपेटाइटिस बी था, अब उसको हेपेटाइटिस डी हो गया है। दिस इज़ कॉल्ड सुपर इन्फेक्शन विच इज़ द मोस्ट सीवियर। क्लियर, ठीक हो गया। द बेस्ट आंसर इज सुपर इन्फेक्शन। को इन्फेक्शन के अंदर हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी एट अ टाइम होते हैं। को इन्फेक्शन के अंदर दोनों एट अ टाइम होते हैं। सुपर इन्फेक्शन के अंदर पहले हेपेटाइटिस बी होगा, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस डी हो जाएगा। को के अंदर दोनों आ जाते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। जो सरफेस एंटीजन होता है कहते हैं कि वो दोनों केसेस में पॉजिटिव है। सुपर इन्फेक्शन और को इन्फेक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या देखना है आपने, हेपेटाइटिस डी का ठीक हो गया HDV एंटीबॉडी, ठीक हो गया, जिसको जो अगर प्रेजेंट है एट द टाइम, दोनों एट द टाइम प्रेजेंट है, दिस इज़ को इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज एक पेशेंट प्रेजेंटेड टू द हॉस्पिटल। अच्छा, ये PDF बड़ा अजीब सा जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन है और डिस्पेप्सिया है, ठीक हो गया, ओके। और पेशेंट 5 साल से NSAID यूज़ कर रहा है। अब ये जो पेन है ये एम्प्टी स्टोमक पे एग्रावेट हो जाता है एंड रिलीव्ड बाय टेकिंग एंटासिड, ठीक हो गया। खाली पेट ये पेन बढ़ जाता है। दिस इज़ द निशानी ऑफ डुडिनल अल्सर। क्लियर, ठीक हो गया। डुडिनल अल्सर आर कास्ड बाय H पायलोरी। क्लियर, तो आपने स्टूल फॉर H पायलोरी एंटीजन ज़रूर करवाना है। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अच्छा, PDF थोड़ा ऐसा है जिसकी वजह से ये है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड पता नहीं क्या कुछ रेफरेंस दिया हुआ है कि ऐसे पेशेंट जिनको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है लेकिन कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, लाइक कोई मेलिग्नेंसी के पॉइंट्स नहीं है, तो आपने क्या करवाना है, स्टूल एंटीजन टेस्ट या यूरिया ब्रेथ टेस्ट। फिर इसके बाद आप इन्वेजिव टेस्ट पे आओगे लाइक एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एपीब्लास्ट। अगर एपीब्लास्ट ऑप्शन में ना हो तो आप एक्टोडर्म भी लगा सकते हैं, यॉर्क सैक भी लगा सकते हैं। जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं वो क्या बनाते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट मीजोडर्म, जबकि प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एपीब्लास्ट। 18 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि ताइवान से माइग्रेट हुई है, आई डोंट नो कि ताइवान का क्यों रेफरेंस दिया है वहाँ पर। शी हैज़ वीक पल्सेस और पता लगा इमेजिंग के अंदर कि उसको वास्कुलर स्टीनोसिस है इन द ब्रांचेस ऑफ अयोर्टा इन द अपर एक्सट्रीमिटीज़। तो बेस्ट डायग्नोसिस इस जो ताइवान है, ताइवान मेरे ख्याल से एशिया में आता है, मुझे मेरी जियोग्राफी वीक है, बस ये देखो कि उसके अपर लिम के अंदर पल्स वीक है। दिस इज़ कॉल्ड पल्सलेस डिजीज़ और टाकायासु आर्टेराइटिस। तो एक यंग फीमेल, टाकायासु में यंग फीमेल होती है बिलो द एज ऑफ 40, क्योंकि जाइंट सेल के अंदर 50 से अबव होती है। एशियन ओरिजिन है, ताइवान, मुझे नहीं पता ताइवान किधर है। और इसमें जो अयोर्टा, जो आर्च ऑफ अयोर्टा है उसकी ब्रांचेस इन्वॉल्व होती है। अपर लिम की पल्स वीक हो जाती है, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड पल्सलेस डिजीज़ और टाकायासु आर्टेराइटिस। नेक्स्ट इज नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा, किसका स्पेसिफिक हॉलमार्क होते हैं, वैसे सिलिकोसिस में भी हो सकते हैं लेकिन सिलिकोसिस में TB का इन्फेक्शन होता है। हॉलमार्क है सार्कोइडोसिस के अंदर। एक पेशेंट एमरजेंसी में आया है और अपेंडेक्टमी के लिए, ठीक हो गया, और बिल्कुल वो हेल्दी है, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है। ये तो कोई एनेस्थीसिया वाला उठाया हुआ है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वो किस क्लास से बिलोंग करता है। अगर कोई बंदा बिल्कुल यंग हेल्दी है विद नो कोमॉर्बिडिटीज़, दिस बिलोंग्स टू क्लास 1। क्लियर, ठीक हो गया। जो क्लास 1 होती है हेल्दी पेशेंट के लिए है और E का मतलब क्या है, एमरजेंसी सर्जरी कर रहे हैं ना कि प्लान्ड सर्जरी है। नेक्स्ट इज यंग कपल फर्टिलिटी क्लिनिक पे आया फॉर इनफर्टिलिटी एवेल्यूएशन। लेडी इज़ अ यंग फीमेल विद अ नॉर्मल साइकिल एंड फ्लो, ठीक हो गया। अब व्हाट इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन नेक्स्ट, के फीमेल्स को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है और फ्लो भी नॉर्मल है, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है आपने, 21 डे पर मिड लूटियल प्रोजेस्टेरॉन करवाना है टू कंफर्म ओव्यूलेशन, ठीक हो गया। ओव्यूलेशन को कंफर्म करने के लिए मिड लूटियल प्रोजेस्टेरॉन कराते हैं जो कि 21 डे पे देखने को मिलता है। अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो वो 21 डे बनेगा, ठीक हो गया, क्लियर। और उसका लेवल 3 से अगर ऊपर हो तो उसका मतलब है ओव्यूलेशन हो चुकी है। एक पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है जिसके लिए वो हॉस्पिटल में आया है। तो अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम है और टेस्टोस्टेरोन की जो एक्टिव फॉर्म है दिस इज़ कॉल्ड THT, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है जिसको लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। क्लियर, यूरिन कल्चर के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, हमने इसको ऑर्गेनिज्म को पहचाना है जो कि चॉकलेट और मैकॉन की एगर पे ग्रोथ शो करता है लेकिन नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। E. लैक्टोज फर्मेंटर, लेकिन ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। तो आपने ग्राम नेगेटिव रोड्स की क्लासिफिकेशन देखी होगी या याद किया होगा कि उसमें आप लैक्टोज फर्मेंटेशन को देखते हैं। अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं करते, नेक्स्ट काम आपने देखना होता है
आपने ऑक्सीडेज एंजाइम को देखना होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म को देखो, दिस इज़ यूरियस पॉजिटिव, पर यूरियस पॉजिटिव इज़ प्रोटियस मिराबिलस, जिसकी कौन सी मोटिलिटी होती है, स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है। क्लियर। तो ग्राम नेगेटिव रॉड जो कि यूरियस पॉजिटिव है, दिस इज़ प्रोटियस मिराबिलस। यूरियस पॉजिटिव एक और ऑर्गेनिज्म भी होता है, कैन यू टेल मी विच इज़? This is H. pylori. Huntington disease is an example of trinucleotide repeat expansion. अब trinucleotide repeat expansion में 4 डिजीज होते हैं: हंटिंगटन, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। एक बंदा जिसके 70 kg का वेट है और टोटल बॉडी वाटर जो कि 60% होता है, 42 लीटर है, तो ECF कितना होगा? क्लियर। तो आपने रूल रटा होगा 60-40-20, ओके, 60%, 40% और 20%, ये आपने रट्टा मारा होगा। तो इसमें जो जो 28 लीटर है वो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में है और जो 14 लीटर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये 60-40-20 वाला रूल अप्लाई करना है। एक पेशेंट को हेडेक है, कन्फ्यूजन है और ब्लरिंग ऑफ विजन है, पता लगा कि उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है, डैट मीन्स CSF का प्रेशर ज़्यादा है, एंड CSF बिलोंग्स टू ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट इज चाइल्ड वाज अंडरगोइंग टॉन्सिलेक्टमी, जिसमें ब्लीडिंग हो रही है लेफ्ट टॉन्सिलर आर्टरी से। जो लेफ्ट टॉन्सिलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंड द फेशियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कौन सी वेन्स एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के अलॉन्ग होती है? बेस्ट आंसर इज ग्रेट कार्डिक वेन। LAD आर्टरी के साथ कौन सी होती है? ग्रेट कार्डिक वेन। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो रिपीट हो रहा है, ये रहा पेज। ओके, अ फीमेल पेशेंट केम फॉर कार्डिक इवैल्यूएशन और पता लगा सुप्रावैल्वुलर अयोर्टिक स्टेनोसिस है। सुप्रावैल्वुलर अयोर्टिक स्टेनोसिस इज सीन इन केस ऑफ विलियम्स सिंड्रोम, और विलियम्स सिंड्रोम में इलास्टिन प्रोटीन का मसला होता है। आई थिंक सो ये बेस्ट आंसर शुड बी डैट। क्लियर, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रख लो, इसने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि जो सुप्रावैल्वुलर अयोर्टिक स्टेनोसिस है उसमें इलास्टिन प्रोटीन डिफेक्टिव होती है। तो इलास्टिन प्रोटीन तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसने पूछा कौन सी प्रोटीन ज़्यादा होगी, तो इलास्टिन प्रोटीन का तो मसला होता है, तो वो तो डेफिशिएंट होगी सुप्रावैल्वुलर अयोर्टिक स्टेनोसिस में। तो कौन सी प्रोटीन बढ़ जाएगी? माइट बी मायोसिन। इसने बताया कि जो मायोसिन हैवी चेन होती है या बीटा मायोसिन हैवी चेन या मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन C, वो बढ़ जाती है विद द प्रेशर ओवरलोड और हाइपरट्रॉफी। यस, माइट बी डैट, माइट मेक सेंस। अगर बात करें कौन सी प्रोटीन डिफेक्टिव है, आंसर इज इलास्टिन। एक फीमेल है जिसको बाउट ऑफ हिस्ट्री या जिसको झटके वगैरह या शॉक आ गया, ठीक है, दौरा पड़ गया, जिसके बाद उसकी pH क्या हो गया, 7.4 से ज़्यादा हो गया है, मतलब उसने हाइपर वेंटिलेट करके रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट इज 16-year-old गर्ल जो कि जिम को अवॉइड कर रही है ड्यू टू कंप्लेन ऑफ ईजी फटीगेबिलिटी एंड डिजीनेस आफ्टर एक्सर्शन, लेकिन उसको कोई एनीमिया नहीं है, हार्ट भी बिल्कुल ठीक है। मसल बायोप्सी की गई तो उसमें लिपिड वैक्यूल्स मिल रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है और ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम है, मतलब पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह हुआ है। क्लियर। तो दिस माइट बी ड्यू टू कौन सा डिजीज़ हो सकता है? अब देखो मायोफॉस्फोरिलेज नहीं हो सकता बिकॉज ये तो इसमें तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो सकता। मीडियम चेन एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेस, उसमें मसल बायोप्सी पर लिपिड वैक्यूल्स नज़र नहीं आते। ओके, दिस इज़ कार्निटीन डेफिशिएंसी। कार्निटीन डेफिशिएंसी के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नहीं हो पाता, और इसको आपने ऐसे सस्पेक्ट करना है कि जब भी कोई पेशेंट है जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया है और कीटोन बॉडीज़ भी नहीं है और मसल में वैक्यूल्स भरे पड़े हैं ड्यू टू लिपिड एक्यूमुलेशन, क्योंकि लिपिड्स यूज़ नहीं हो पा रहे, दिस इज़ ड्यू टू कार्निटीन डेफिशिएंसी। तो जो कार्निटीन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, लिपिड्स मसल में एक्यूमुलेट होते रहेंगे और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, कीटोन बॉडीज़ भी कम हो जाती है। मीजनकाइम फ्रॉम विच बोन्स और कनेक्टिव टिश्यू अराइजेस, जो मीजनकाइम होते हैं वो सारे के सारे मीजोडर्म से अराइज करते हैं। वेरी इजी MCQ। 35-year-old वुमेन प्रेजेंट विद इंटरमिटेंट डिजीनेस, ओके, डिजीनेस या वर्टाइगो, चक्कर आते हैं, सेंस ऑफ फुलनेस इन द लेफ्ट ईयर, टिनाइटस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये तो पूरा मिनी ईयर डिजीज़ का ट्राइएड बता दिया, विच इज़ एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। पेशेंट को राइट बीटिंग हॉरिजेंटल निस्टाइगस भी है, तो पेशेंट में क्या है, मिनी ईयर डिजीज़, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, एंडोलिम्फ का प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ गया है। क्लियर। तो ये मिनी ईयर डिजीज़ होता है, इसका ट्राइड यही है, वर्टाइगो, टिनाइटस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक फीमेल हॉस्पिटल में आई है विद अ ब्रूजेस ऑन द लेग्स, ओके, बोन पेन एंड हिपैटोसप्लीनोमेगाली। बोन मैरो एग्जामिनेशन के अंदर पता लगा कि रिंकल्ड सेल्स विच आर कॉल्ड क्रम्पल्ड सेल्स,
क्रम्पल्ड सेल्स हैं और पेशेंट को पैनसाइटोपिनिया है, बोन पेन ड्यू टू ए वास्कुलर नेक्रोसिस और हिपैटोसेप्लिनोमेगाली। दिस इज गाउचर डिजीज विच इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। क्लियर। तो ये पैनसाइटोपिनिया, हिपैटोसेप्लिनोमेगाली, लिपिड लेडन मैक्रोफेजिस, रिंकल्ड या क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर अपेयरेंस, these are the goucher disease निशानियाँ। इसके बाद 55-year-old मैन विद द हिस्ट्री ऑफ COPD प्रेजेंटेड विद अ हाई ग्रेड फीवर। ओके, COPD वाले पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो गया, प्रोडक्टिव ग्रीनिश स्पुटम हो गया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। COPD वाले पेशेंट में नमूनिया हो चुका है। स्पुटम के अंदर पता लगा सोडोमोनास एरोजिनोसा है। सोडोमोनास एरिजिनोसा के लिए आपने एंटी सोडोमोनल पेनिसिलिन देनी होती है, या सेफ्टेजिडिम दे सकते हो, या सेफीबीम दे सकते हो, पिपारसिलिन, टेजोबैक्टेम, ठीक हो गया, या फिर आप इमीपेनिम विच इज़ द कार्बापेनिम्स ये दे सकते हो। नेक्स्ट एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, उसकी मदर ने बताया कि प्रीवियसली थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ था 44444, जिसके लिए इन्होंने सल्फोनामाइड का सिरप दिया। अब उनके लैब्स में पता लगा कि बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है, हीन्स बॉडी वाइट सेल्स हिमोलिसिस है। दिस इज ड्यू टू ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज अ नॉन डायबिटिक पेशेंट जिसको वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और कन्फ्यूजन है, RBS काफ़ी ज़्यादा हाई है और यूरिन टेस्ट के अंदर बेनेडिक और रोथरा टेस्ट पॉजिटिव है। बेनेडिक इज़ फॉर ग्लूकोज, रोथरास टेस्ट इज़ फॉर कीटोन बॉडीज, मतलब पेशेंट को DKA हो चुका है तो DKA का है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट ग्लूकोज के लिए, रोथरास टेस्ट कीटोन बॉडीज़ के लिए होता है। वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हाइपरग्लाइसीमिया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है DKA के अंदर। ड्यूरिंग लंबर पंक्चर हम एट द लेवल ऑफ L1 L2 आफ्टर पासिंग थ्रू द इंटरलैमिनर स्पेस, व्हाट कम्स इंटरलैमिनर स्पेस के बाद यानी लिगामेंटम फ्लेवम को पियर्स करने के बाद सबसे पहली स्पेस आती है वो है एपिड्यूरल स्पेस। क्लियर, एपिड्यूरल स्पेस। तो आगे चलते हैं हम। लिगामेंटम फ्लेवम लास्ट स्ट्रक्चर है, इसके बाद एपिड्यूरल स्पेस आपको देखने को मिलती है। अ 10-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद कॉर्नियल ओपेसिटीज़ एंड द एनीमिया। ओके, कॉर्नियल ओपेसिटीज़ और एनीमिया है। पेशेंट को का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स कम है, HDL के लेवल भी कम है। पता लगा कि जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है वो प्लाज्मा के अंदर प्रोसेस नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ एन एंजाइमेटिक डिफेक्ट। कौन सा एंजाइमेटिक डिफेक्ट है? दिस इज़ द LCAT। कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है? LCAT। अभी जो LCAT है ये करता क्या है? ये करता क्या है कि ये जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल है उसकी एस्टेरिफिकेशन करता होता है। क्लियर। और इस एस्टेरिफिकेशन की वजह से HDL मैच्योर होते हैं और HDL प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और जो LCAT है उसको स्टिमुलेट करने वाली अल्फा लाइपोप्रोटीन होती है जो कि HDL में पड़ी होती है। अगर LCAT एंजाइम नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल की एस्टेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी, HDL के लेवल्स भी कम हो जाएंगे। तो जो LCAT है बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल की एस्टेरिफिकेशन कराती है और HDL की फॉर्मेशन करवाती है। एक यंग चाइल्ड हॉस्पिटल में आया, उस ही एज हैविंग अ किंकी हेयर। ओके, किंकी हेयर। जब मैं किंकी हेयर पढ़ता हूँ मेरे जहन में मैनकीज सिंड्रोम आता है, लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं। किंकीज हेयर है, बॉडी का टेम्परेचर कम है, हाइपोथर्मिया, मेंटल रिटार्डेशन, नॉन स्पेसिफिक, कॉपर लेवल कम हो गया। दिस इज अ मैनकीज सिंड्रोम विच इज़ ड्यू टू ATP7A म्यूटेशन एंड दिस इज एक्सीलेंट रिसेसिव। क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट इज एक डायबिटिक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में आया है विद द सिम्टम्स ऑफ ब्लॉटिंग एंड डिस्कम्फर्ट। डायबिटिक पेशेंट कोई ऐसा ब्लॉटिंग और डिस्कम्फर्ट के साथ आ जाए तो हमें लगता है कि उसको डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी हो चुकी है। तो उसके लिए हम क्या देते हैं? मोटिलियम देते हैं, या रिथ्रोमाइसिन देते हैं, या मेटाक्लोप्रामाइड देते हैं। तो रिथ्रोमाइसिन इज मोटिलिन रिसेप्टर, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाती है इन केस ऑफ डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस। बहुत सारे कैंसर्स है जिनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है और इनहेरिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल रेटिनोब्लास्टोमा इज इनहेरिटेड, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, दिस इज अगेन। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा कैंसर है जो इनहेरिटेड होता है थ्रू द ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो बेस्ट आंसर इज फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। क्लियर, APC जीन की म्यूटेशन होती है। 15-year-old बॉय जिसको पाल्पिटेशन है, ऑन एग्जामिनेशन फेस के ऊपर मल्टीपल एंजियोफाइब्रोमास है और कार्डिक रेब्डोमायोमास है, हिस्ट्री ऑफ सीजर्स है, डैट मीन्स ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस है। ठीक हो गया, क्लियर। तो कौन से जीन की म्यूटेशन है? देखो इसमें TSC1 TSC2 दोनों सही हो सकते हैं। अब पता नहीं क्या लॉजिक पेश की है, लेकिन ये डायग्नोस ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का है। तो TSC2 को ही रट्टा मान लो, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस ट्यूबरिन जीन की म्यूटेशन होती है और इसमें कार्डिक रेब्डोमायोमास देखने को मिलते हैं। 13-year-old बॉय कैम विद अनट्रीटेड टाइप 1 डायबिटीज़। तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया है, तो जो इंसुलिन होती है वो किस चीज़ के लेवल्स को बढ़ाएगी? ग्लूकोज को कम करेगी, पोटेशियम को भी कम करेगी, कीटोन्स को भी कम करेगी। क्लियर, प्रोटॉन्स को भी कम करेगी। जब प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे
तो ब्लड पीएच बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज कि कौन सा वाइटामिन न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, लाइक गाबा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन। तो बेस्ट आंसर इज विटामिन B6 विच इज़ अ पेरिडॉक्सिन। क्लियर। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसको लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, क्रॉनिक कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, COPD है, ABGs पर 7.35, मतलब ये मोर और लेस 7.35 से 7.45 होती है, लेकिन CO2 का लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 7.4 को चलो रट्टा मार लो, CO2 का लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, डैट मीन्स के पेशेंट को रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है। क्लियर। और बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ गया फॉर कंपनसेशन। फीमेल विद एक्टिव लेबर, उसको लेबर रूम में शिफ्ट किया गया, आफ्टर 15 मिनट्स के वो क्रिटिकल हो गई है और कोलैप्स हो चुकी है। दिस इज़ ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, लेबर वाली फीमेल्स में देखने को मिलता होता है। अब ये सारे एम्बोलिज्म के पॉइंट्स हैं कि एयर एम्बोलिज्म है, CVP लाइन या नीमोथोरेक्स की हिस्ट्री होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री होगी। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है, हॉस्पिटल में आने से पहले ही मर गई है विद इन द 24 आवर्स, तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। सडन डेथ है और सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर है, डेथ 24 आवर्स के बाद हुई है, दिस इज़ फैट एम्बोलिज्म, जिसके अंदर हाइपोक्सीमिया, पेटिकियल रैशेस और कन्फ्यूजन वगैरह देखने को मिलती है। अब जो कराची रेजिडेंट होता है, वेंट टू द हुंजा, मैं कभी हुंजा नहीं गया, लेकिन सुना है कि काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है, तो जब हाइपोक्सिया होगा तो उसके नतीजे में एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ जाएगा। अ डॉक्टर वाज पोस्टेड इन कराची एंड ही ऑब्जर्व डैट के कराची वाले लोगों में ओरल कैविटी का कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वो पान गुटखा नस्वार खाते हैं। आई एम नॉट जजिंग और डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन। अ पेशेंट प्रेजेंट विद अ शॉर्ट नेक, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, लिमिटेड नेक मोबिलिटी है और सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्यूज हुए पड़े हैं। तो दिस इज़ अ क्लासिकल हॉलमार्क ऑफ टर्नर सिंड्रोम। क्लियर। सॉरी, टर्नर सिंड्रोम में तो सॉरी टर्नर सिंड्रोम में वेब्ड नेक होती है, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन टर्नर सिंड्रोम में होता है, लेकिन जो वर्टिब्रा की जो फियन होती है, दिस इज सीन इन केस ऑफ क्लिपल फील्ड सिंड्रोम। क्लियर। क्लिपल फील्ड सिंड्रोम, यस, आई एग्री। विच आर द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ माइसीनिया ग्रेविस। तो जो माइनोग्लाइकोसाइड है, दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इनिबिट कर देती होती है। सही हो गया। नेक्स्ट इज एक न्यूनेट है जिसको मिकोनियम आइलियस है और हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट कफ है। मिकोनियम आइलियस और रिकरेंट कफ, दिस इज द सिनेरियो ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर। ठीक हो गया। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। इसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन देखो A भी है और E भी है, लेकिन रेटिनोइक एसिड के बजाय रेटिनॉल देना चाहिए था, तो बेस्ट आंसर इज विटामिन E। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अ डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइओक्सैलेट। अगर किसका डिफेक्ट हो जाए तो ग्लाइओक्सैलेट का लेवल बढ़ जाता है, और जब ग्लाइओक्सैलेट ज़्यादा होता है तो ऑक्सैलेट की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो आंसर इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से बल्कि ग्लाइसिन से तो ग्लाइओक्सैलेट बनता है, ठीक है, ग्लाइसिन से ग्लाइओक्सैलेट बन जाएगा और ग्लाइओक्सैलेट से ऑक्सैलेट बनेगा और किडनी स्टोन हो जाएगा, तो बेस्ट आंसर इज ग्लाइसिन। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और उसको फीवर, प्रोडक्टिव कफ, प्लूराइटिक चेस्ट पेन है, मतलब निमोनिया उसको डेवलप हो चुका है, बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट है और ब्रोंको एल्वियोलर लिवाज के अंदर नैरो बेस क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस पता आ गया है। अब न्यू फॉर्मेंस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज एम्फोटेरेसिन B प्लस फ्लूसाइटोसिन फॉलोड बाय फ्लूकोनाजोल, लेकिन ये तो मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट बताया। एक पेशेंट जो कि TB वाली दवाई ले रहा है और उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, तो B6 को आपने देना है, उसको सप्लीमेंट देने हैं। नेक्स्ट इज के विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन टू द एपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कराने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, ओके, और असल में ना मिथाइलेशन चाहिए होती है, मिथाइलेशन, ओके। और मिथाइलेशन के लिए मिथाइल ग्रुप कहाँ से आएगा, सैम से आएगा, एसिडिनोसाइल मेथियोनिन से आएगा। किससे आएगा, एसिडिनोसाइल मेथियोनिन से आ जाएगा। और एंजाइम कौन सा होगा, मिथाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऐड करना है ना, तो फिनाइल एथेनोलामीन मिथाइल ट्रांसफरेज। और यहाँ पर कौन सा मिथाइल डोनर होगा, वो सैम होगा, और ये वो एंजाइम है जिसको कॉर्टिसोल स्टिमुलेट करता है। क्लियर। इससे पहले वाला जो एंजाइम है वो डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज है एंड दिस रिक्वायर्स विटामिन C। ओके। नेक्स्ट इज ओल्ड मेल जिसको पेन ड्यूरिंग द वॉकिंग इन द लोअर बैक और पैल्विक एरिया, कोई फ्रैक्चर वगैरह ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल ज़्यादा है, कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा है, फॉस्फेट का लेवल तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, फॉस्फेट का लेवल नॉर्मल है। जो सीरम कैल्शियम है वो 10.5 तक होता है, लेकिन अगर आप 11 तक
वैसे 11 तक रेस्ड है, लेकिन चलो मान ही लेते हैं। अगर सीरम कैल्शियम नॉर्मल है, फॉस्फेट भी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा है। दिस इज सीन इन केस ऑफ पेजर डिजीज ऑफ बॉन विच इज़ द ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस। एक पेशेंट को चेस्ट पेन है जो कि लेफ्ट आर्म में और जा में रेडिएट कर रहा है, पता लगा अनस्टेबल एंजाइना है। ड्यूरिंग हाइपोक्सिक फेज इनफेक्टेड मायोकार्डियम, कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा? ड्यूरिंग हाइपोक्सिया एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक्टिवेट हो जाएगी। 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ, क्लियर, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, फेलियर टू थ्राइव, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखने को मिलती है? थिक एंड बेजल अमीना, डिक्रीज गॉबलेट सेल्स, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ रिस्पायरेटरी एपिथेलियम। ओके, क्लियर। अब देखो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया स्मोकिंग वाले में देखने को मिलता होता है, स्मोकिंग वाले में देखने को मिलता होता है। तो बेस्ट आंसर इसने बताया हुआ है थिक एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिक एंड ब्रोंकियल वाल, थिक एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द निशानी ऑफ bronchiectasis। ए फीमेल विद 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, बायलैटरल लेग स्वेलिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आई है, उसका बीपी काफ़ी ज़्यादा है, पल्मोनरी एडीमा है, प्रोटीन यूरिया है, दैट मीन्स के पेशेंट को प्री एक्लैम्शिया हो चुका है। नेक्स्ट इज एक फ्लूइड कैन बी एकोमोडेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डिक्रीज ऑनकॉटिक प्रेशर। तो इस केस में जो फ्लूइड होता है वो कौन सा होगा? ट्रांसयूडेटिव। इन्फ्लेमेशन, मलिग्नेंसी या न्यूप्लास्टिक कंडीशन, इन कंडीशन के अंदर एक्सूडेटिव होती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी एक्सूडेटिव एसाइटिस हो सकती है। HIV पॉजिटिव पेशेंट है जिसका CD4 काउंट 200 से कम है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यूज़ नहीं कर रहा और उसको नमूनिया हो चुका है, बायलैटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट। तो बेस्ट डायग्नोसिस इज नेमोसिस्टस जिरोविकाई एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल। एक पेशेंट को डायरिया है, क्रैम्पिंग है, एब्डोमिनल पेन है, क्रॉन्स डिजीज़ का डायग्नोस बना चुके हो। अब क्रॉन्स डिजीज़ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज ESA/स्टीरॉइड्स, अमाइनो सैलिसिलिक एसिड और स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। इसके अंदर मीसालामीन आती है। कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स और प्रोटीन्स इन द इंटेस्टिनल म्यूकोजा जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते होते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते होते हैं, ठीक है। यानी कौन से प्रोटीन्स हैं जो कि टॉक्सिक पार्टिकल्स को निकालेंगे जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, उनको वापस गट के ल्यूमेन में भेजेंगे। बेस्ट आंसर इज पी ग्लाइकोप्रोटीन MDR। जो टोल लाइक रिसेप्टर है ये तो मैक्रोफेजेस पे होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस तो क्लोराइड को सिक्रिएट करती है, डाईवैलेंट तो आयरन की एब्जॉर्प्शन करता है, प्रोटीन R तो B12 की एब्जॉर्प्शन से कराता है, और पी ग्लाइकोप्रोटीन ही बचता है ऑप्शन। एक पेशेंट एमरजेंसी में आया विद फेशियल एंड थ्रोट स्वेलिंग, ओके, इचिंग है और पाल्पिटेशन है, और वो पेनिसिलिन ले रहा है, क्लियर, फॉर 2 डेज फॉर द थ्रोट इन्फेक्शन। तो कौन सा मैकेनिज्म है जिसने करंट सिम्टम्स करवा दिया है? पेशेंट को क्या हो चुका है? एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है। तो इसमें हिस्टामिन इंड्यूस रिएक्शन है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज होता है इन द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। एक बॉय हॉस्पिटल में आया है हु हैड एपैथिक लुक देख के मुझे लग गया है कि कवाशी और का सिनेरियो है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। पेल फेस जो कि एनीमिया है, वीक हेयर है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एडिमा की वजह से है, और वो रिमोट एरिया का रेजिडेंट है। तो दिस इज प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, कवाशी और कर। पाकिस्तान के अंदर फैटी लिवर का मोस्ट कॉमन काज क्या है? बाहर के मुल्कों में तो शराब होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्टारवेशन है ड्यू टू डिक्रीज प्रोटीन इनटेक, क्लियर। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को कवाशी और कर है, हॉस्पिटल में आया फॉर इवैल्यूएशन, डॉक्टर ने बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन कराई है। तो इसमें LFTs में क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी? LFTs के अंदर देखो लीवर के प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा। एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया विद द 5 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग, इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि लाइपियस का लेवल ज़्यादा है एंड हाइपोडेंस एरिया इन द एब्डोमेन रिलेटेड टू द फिस्टुला फॉर्मेशन, ओके। अब फिस्टुला बन चुका है, क्लियर, ओके। तो कौन सा गट का पार्ट इन्वॉल्व है जिसने फिस्टुला बनाने में पार्टिसिपेट किया है जूजिनम के साथ, ओके। दिस इज़ द एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? अच्छा, कौन सा पार्ट फिस्टुला बनाने के लिए आया है? बेस्ट आंसर इज डूडिनम। असल में पेशेंट को एक्यूट पेंक्रेटाइटिस था, और पेंक्रेटाइटिस क्योंकि लाइपेस का लेवल ज़्यादा है, और पेंक्रेटाइटिस की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से पेनक्रियास और डूडिनम का फिस्टुला बन जाता है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है, एक बच्चा है, इमरजेंसी में आया विद एपिस्टेक्सिस, पता लगा कि फ्लैशी मैस है जो कि स्फीनोपैलेटिन फोरामेन से इंफ्राटेम्पोरल फोसा की तरफ जा रहा है। दिस इज द जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस कॉन्ट्रास्ट इन्हांस CT स्कैन, ठीक है। तो ये वैस्कुलर ट्यूमर होता है, मेल्स में होता है, 14 ईयर्स वाले मेल्स में देखने को मिलता है, सफीनोपैलेटिन फोरामेन से एक्सटेंड करता हुआ इंफ्राटेम्पोरल फोसा में होता है।
एक पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन है, उसको सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दी गई है। अब इसको सबलिंगुअल क्यों दी गई है, क्योंकि इसको ओरली क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है। नेक्स्ट इज सेलुलर स्वेलिंग एंड हाइपोक्सिया। तो सेलुलर स्वेलिंग क्यों होती है, एटीपी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम नहीं कर पाते। ये क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ एनर्जी नहीं है। जब एक पंप काम नहीं करेगा, सोडियम एंटर होगा, पानी को भी खींच लाएगा। आफ्टर सोकोलिसिस्टेक्टमी फीमेल कम्स विद एब्डोमिनल पेन, नॉजिया, ब्लॉटिंग है। उसको एडवाइस किया गया कि फैटी मील कम से कम खाओ और शॉर्ट मील्स लो फ्रीक्वेंट इंटरवल से। क्यों, क्योंकि उसके पास गाल ब्लैडर नहीं है। जब गाल ब्लैडर नहीं है तो बाइल साल्ट्स वगैरह, बाइल एसिड स्टोर नहीं हो सकते। क्लियर। अ पेशेंट केम विद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आफ्टर टेकिंग हाई कार्बोहाइड्रेट मील, दैट मीन्स उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकती है, लेकिन उसने अभी पेनक्रियाटेक्टमी करवाई है, पेनक्रियाटेक्टमी कराई है। ठीक हो गया। अब पेनक्रियाटेक्टमी करवाई है तो पेनक्रियास अमाइलेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपने कौन सी न्यूट्रिएंट्स को अवॉइड करवाना है, विच इज़ स्टार्च, क्योंकि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। 45-year-old क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट इमरजेंसी में आया विद अनकॉन्शियसनेस। क्लियर। ही हैज़ नॉट ईटन फॉर द पास्ट 3 days, हाइपोटेंसिव, हाइपोग्लाइसीमिक है। क्लियर। ठीक हो गया। उसका ग्लूकोज का लेवल भी कम हुआ है। तो व्हाट इज़ अ प्रीडोमिनेंट मेटाबॉलिक स्टेट उसकी बॉडी में कौन सी होगी, उसकी बॉडी में ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह चल रही होगी। इंक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड कीटोन बॉडीज़ वगैरह। क्लियर। मतलब उसका ग्लूकोज से मेटाबॉलिज्म हट के लिपिड्स पे चला गया है। 22-year-old टाल एंड थिन मेल। ओके, टाल थिन मेल, ये सुन के मेरे जहन में स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स आता है। सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर चेस्ट पेन जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है। हाई आर्च पैलेट है, आर्म स्पैन उसका है ज़्यादा है। ये तो मार्फन सिंड्रोम की चीज़ें बता रहे हैं। अपवर्ड लेंस डिस्लोकेशन है, अयोर्टिक रूट डायलेटेशन है, और इस पेशेंट को अयोर्टिक डायसेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसको टीयरिंग चेस्ट पेन है जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है। तो आंसर इस मार्फन सिंड्रोम। इन पेनक्रियाटाइटिस मेजेंटेरिक फैटिस नेक्रोसिस, पेनक्रियाज की अपनी ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है, लेकिन जो मेजेंटरी फैट है उसकी फैट नेक्रोसिस होती है। इन अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर देर आर डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता होता है। व्हाट इज़ अ कॉज इज ड्यू टू CKD वाले पेशेंट में विटामिन डी की एक्टिवेटेड फॉर्म नहीं बन पाती, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। 45-year-old वुमेन अंडरवेंट सर्जिकल एक्सcision ऑफ लेफ्ट सेमेंडिबुलर ग्लैंड। ठीक हो गया। ऑपरेशन के बाद पता लगा कि उसको नंबनेस हो गई है ऑन द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की सेंसरी सप्लाई इज लिंगुअल नर्व, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। नेक्स्ट इज 49-year-old फीमेल हॉस्पिटल में आई है और वो 880 पे है, और इसकी स्किन डार्कर हो रही है और बक्कल म्यूकोजा भी पिगमेंटेड हो रहा है। पाल्मर क्रीज व डीप और डिहाइड्रेटेड है। ओके, मतलब पेशेंट को क्या हो चुका है, पेशेंट को एडिसन डिजीज़ हो चुका है। क्लियर। ठीक हो गया। क्योंकि एडिसन डिजीज़ होता है, कॉर्टिसोल नहीं होता, तो ACTH ज़्यादा होता है, वो स्किन के पिगमेंटेशन करा देता है। एंड एडिमेटस पेशेंट को लूप डायरेटिक दी है टू रिलीव हिज सिम्टम्स। तो लूप डायरेटिक की वजह से मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाती है, हाइपोक्लीमिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाती है। क्लियर। हाइपोक्लोरीमिक भी हो जाती है, क्योंकि क्लोराइड को भी कम कर देती है। तो हाइपोक्लीमिक, हाइपोक्लोरीमिक, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। एक पेशेंट ATT ले रहा है, वंस अगेन उसको ड्राई स्किन की पिगमेंटेशन है, ड्राई माउथ है, तो वंस अगेन पेशेंट को एडिसन डिजीज़ हो चुका है। एडिसन डिजीज़ में हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरक्रीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्लियर। अब कहते हैं कि प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया में AL वाला अमाइलाइड होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में AA वाला होता है। क्लियर। AL अमाइलाइड लाइट चेन। कोरोना एक डेंजरस वायरस था, यस, जिसने मिलियंस नहीं बिलियंस को नुकसान पहुंचाया है। अब कोरोना एक वायरस है, वायरस के खिलाफ फर्स्ट लाइन जो होते हैं वो आपकी कौन सी होती है, नेचुरल किलर सेल एंड द साइटोटॉक्सिक T सेल्स। सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के अंदर आपके B और T सेल्स दोनों कम हो जाते हैं। कौन सा एंजाइम है जो कम हो जाए, तो ये हो जाता है, आंसर इज एडिनोसिन D- की डेफिशिएंसी, या रैग एंजाइम की डेफिशिएंसी, या VDJ रिकम्बिनेशन कम हो। कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में ड्रेन होता है, दिस इज द ग्रेटेस्ट वेन। अ पेशेंट हैविंग द चेस्ट पेन विद वॉमिटिंग और डायफोरेसिस, ECG के अंदर पता लगा कि उसको लैटरल वाल MI है। लैटरल वाल MI क्योंकि लैटरल लीड्स अफेक्टेड है, तो लैटरल वाल MI। और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। H2 ब्लॉकर का सोलिंगर लाइसेंस सिंड्रोम में कोई काम नहीं है, हम PPI देते होते हैं। एक पेशेंट है जिसने ऑर्थोपेडिक सर्जरी कराई है फॉर मल्टीपल फ्रैक्चर, अचानक कि वो डिस्निक हो गया, डिसओरिएंटेड हो चुका है, कहीं उसको फैट एम्बोलिज्म तो नहीं हो गया कहीं। क्लियर। फैट एम्बोलिज्म में हाइपोक्सीमिया होता है, पिटिकियल रैश होते हैं और कन्फ्यूजन होती है। एक चाइल्ड है जिसको पेन एंड स्वेलिंग इन लेग्स
फॉलोइंग अ माइनर इंजरी, पता लगा कि वार्म टेंडर एरिथीमा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, क्लियर, मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन आई है। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मीडिएटर कौन सा होता है, जिसने सिस्टेमिक फिब्राइल रिस्पॉन्स कराने हैं। वास्कुलर परमिएबिलिटी के लिए तो हिस्टामिन था, लेकिन जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज कॉज्ड बाय इंटरल्यूकिन 1/6 एंटी एनएफ अल्फा। HIV पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में आए विद लिथार्जी, लो ग्रेड फीवर एंड पर्पलिश स्किन लेजन। जब भी मैं सुनता हूँ पर्पलिश स्किन लेजन इन HIV, बेस्ट आंसर इज कैपोसी सार्कोमा। ओके, क्लियर। और इसमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है एज कम्पेयर टू बैसिलरी एंजियोमेटोसिस, जो कि बार्टोनिला हंसली की वजह से होता है। जो फैप है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, APC जीन की म्यूटेशन होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। जो हंटिंगटन है वो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव है। हीमोफीलिया ए एक्सीलेंट रिसेसिव है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक्सीलेंट डोमिनेंट है। विल्सन डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो हंटिंगटन डिजीज और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी दीज आर ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्लियर। नेक्स्ट इस एक पेशेंट को डिसयूरिया और बर्निंग मिक्चोरेशन है, मतलब उसको सिस्टाइटिस है, UTI के लिए मेडिकेशन दी गई है। अब उसको डायरिया और एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो गया है, वो मल्टीपल सूडो मेम्ब्रेन्स है, क्लियर। तो मतलब उसको कौन सी एंटीबायोटिक दी गई है, क्लियर। फॉर UTI के लिए एंटीबायोटिक कौन सी देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लिंडामाइसिन एंड सेफ्ट्राइक्सोन, ये दोनों एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया करवाते हैं विच इज़ कॉज्ड बाय कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल। जो क्लिंडामाइसिन है वो हम डायरिया के लिए तो नहीं देते, क्लिंडामाइसिन तो हम एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए देते हैं। 60-year-old पेशेंट विद इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, उसको प्रोग्रेसिव डिस्निया है, गैशियस एक्सचेंज इम्पेयर्ड है, ठीक है। तो गैशियस एक्सचेंज क्यों इम्पेयर्ड है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ड्यू टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस, क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 91 पर। 58-year-old मैन विद अ 20-year हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, क्रॉनिक कफ और स्पुटम की प्रोडक्शन है, लॉस ऑफ सिलिया एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम, दैट मीन्स उसको स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो चुका है, क्लियर। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो जो टाइप 4 होती है उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि T सेल्स मीडिएटेड होती हैं, क्लियर। जो PSGN है ये टाइप 3 है, ग्रेव्स डिजीज़ टाइप 2 है, एल्पोर्ट सिंड्रोम अगेन टाइप 3। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2, D2, F2, ये सारे के सारे वेस्कुलर वेजोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कराते हैं। वेस्कुलर परमिएबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वेजोडाइलेशन इज़ बेटर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो C3 है, C4 है, C5 है, दीज आर द ये क्या करते हैं, दीज जो C5 है वो कीमोटैक्सिस करवाता होता है, क्लियर। और एनाफाइलोटॉक्सिन एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है, एनाफाइलैक्सिस करवा देता होता है, क्लियर। तो एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अच्छे से करके जाना। प्रोटॉन के जीन आपके नॉर्मल जीन्स होते हैं जो कि सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करते होते हैं, क्लियर। 18-year-old गर्ल जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसके लिए वो रेगुलर इंसुलिन ले रही है, उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, क्लियर, ठीक हो गया। तो बेस्ट शुड बी, जो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं वो रेगुलर और इंटरमीडिएट इंसुलिन लेते हैं, जो 2/3 सुबह लेते हैं, 1/3 रात को लेते हैं, क्लियर। ये कॉमन इंसुलिन रेजिमेन है जिसके अंदर NPH और रेगुलर इंसुलिन को मिलाया जाता है बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर। एक पेशेंट न्यूरोलॉजी वार्ड में है जिसका क्रेनियोफ्रेंजियोमा एक्साइज हो चुका है। क्रेनियोफ्रेंजियोमा पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो नहीं सॉरी रैथ के पाउच का ट्यूमर होता है। पिट्यूटरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वो बेसोफिल्स होते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, क्लियर, ठीक हो गया। जो एसिडोफिल्स होते हैं उनके पास लार्ज सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, एसिडोफिल्स के पास लार्ज सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, ओके। सोमैटोट्रॉफ्स, एक मिनट, यहाँ तो एसिडोफिल्स लिखा हुआ है, आई थिंक सो यहाँ मिस्टेक हुई हुई है, वही मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ एसिडोफिल्स आना चाहिए था, क्योंकि जो लार्जेस्ट सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स एसिडोफिल्स में होते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन आता है। बेसोफिल में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ACTH, TSH, FSH, LH प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ठीक कर लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस होते हैं, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। एक डॉक्टर है जो कि कोहॉर्ट स्टडी करवाता है। कोहॉर्ट स्टडीज़ में रिस्क फैक्टर से लेकर डिजीज़ की तरफ जाते हैं कि पेरियोडेंटल डिजीज़ और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के दरमियान में, लेकिन उसने देखा कि मैनी पार्टिसिपेंट आर स्मोकर्स विच अफेक्ट द एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड द आउटकम। तो ये क्या है, ये कंफाउंडिंग बायस है। कंफाउंडिंग एक ऐसा फैक्टर होता है जो एक्सपोजर और आउटकम दोनों के साथ एसोसिएटेड होता है। ये थर्ड फैक्टर होता है जो एक्सपोजर और आउटकम दोनों के साथ होता है और ट्रू रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। इस केस में एक्सपोजर पेरियोडेंटल डिजीज़ था, आउटकम CVS हेल्थ थी, क्लियर। तो कन्फाउंडर स्मोकिंग है, ठीक है।
इसके बाद आगे चलते हैं। एक फ़ीमेल है जिसको टर्मिनल कैंसर है, हॉस्पिटल में आई है। शी वाज ऑन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। शी इज़ टेयरफुल एंड सैड अबाउट हर रिकरेंट मिसकैरेजेस ड्यू टू हर डिजीज़। तो सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए आपका? आपने सिंपैथी नहीं शो करनी है, आपने एम्पैथी शो करनी है। एम्पैथी का मतलब है कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। सिंपैथी का मतलब है आई एम वेरी सॉरी।